मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन साल 1985 में इस शहर की कुछ रातें ऐसी थी जब सड़क किनारे सोने वाले लोग सुबह देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचते थे। हर सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में एक नई कॉल आती, कहीं फुटपाथ पर एक लाश मिलती है तो कहीं पुल के नीचे किसी की भी मौत हो जाती है। पहली नजर में लगता था जैसे कोई हादसा हुआ हो, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती तो एक चीज हर बार बिल्कुल एक जैसी मिलती। शव के सिर पर किसी बहुत भारी पत्थर से वार किया गया। शरीर के बाकी हिस्सों पर ज्यादा चोट नहीं थी, ना कोई चाकू, ना गोली, ना लूटपाट के निशान। सिर्फ सिर पर इतनी जोरदार हमला था कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाए। अब सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस पत्थर से हमला किया जाता था वो अक्सर वहीं आसपास पड़ा मिलता था। ऐसा लगता था जैसे कातिल अपने साथ कोई हथियार लेकर ही नहीं चलता। वो अंधेरे में निकलता था, आसपास से ही एक बड़ा पत्थर उठाता, वार करता और फिर बिना किसी आवाज और सबूत के वहां से गायब हो जाता। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मुंबई एक ऐसे सीरियल किलर के साए में जीने वाली थी जिसे आने वाले समय पर लोग स्टोन मैन के नाम से जानने लगेंगे। शुरुआत में पुलिस ने इन मौतों को एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुंबई जैसे बड़े शहर में सड़क किनारे रहने वाले लोगों की मौत को कई बार सामान्य अपराध या हादसे से जोड़ा जाता था। लेकिन कुछ ही महीनों में तस्वीर बदलने लगती है। एक के बाद एक कई लोगों की मौत बिल्कुल एक ही तरीके से होने लगी। सभी पीड़ित गरीब थे, ज्यादातर फुटपाथ पर सोने वाले मजदूर, रिक्शा चलाने वाले या ऐसे लोग जिनका कोई स्थायी घर नहीं था। किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी के पैसे नहीं लूटे गए थे, कोई सामान नहीं छीना गया था। यानी हत्या का मकसद क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर ये लूट नहीं है, बदला नहीं है और निजी रंजिश भी नहीं है, तो आखिर कोई इंसान सिर्फ सोते हुए बेगुनाह लोगों को मार क्यों रहा था। धीरे धीरे पुलिस की फाइलों में एक नया नाम लिखे जाने लगा, अज्ञात सीरियल किलर। लेकिन बाद में मीडिया ने उसे एक ऐसा नाम दिया जो पूरे शहर में डर का दूसरा नाम बन जाता है, और वो था स्टोन मैन। अब हर नई सुबह लोगों को अखबार खोलने में डर लगने लगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होता था कि आज किस फुटपाथ पे एक और लाश मिलने वाली थी। डर अब सिर्फ उन लोगों में नहीं था जो सड़क पर सोते थे, बल्कि पुलिस के अंदर भी था। हर वारदात के बाद इलाके की घेराबंदी होती, फिंगरप्रिंट लिए जाते, आसपास रहने वालों से पूछताछ होती, लेकिन हर बार नतीजा शून्य निकलता। उस दौर में आज जैसी सीसीटीवी कैमरों की सुविधा नहीं थी और ना ही डिजिटल सर्विलांस। रात के अंधेरे में कोई आता, हमला करता और बिना कोई सुराग छोड़े वो गायब हो जाता। कई पुलिस अधिकारियों ने अंदाजा लगाया कि कातिल इलाके को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि पुलिस किस रास्ते से आती है, किस समय वो गश्त लगाती है और किस जगह सबसे कम लोग रहते हैं। कुछ अधिकारियों ने यह भी कहा, हो सकता है कि कातिल मानसिक रूप से बीमार हो और उसे हत्या करने में ही संतुष्टि मिलती हो। लेकिन ये सिर्फ अनुमान थे, अभी भी सबूत गायब थे। दूसरी तरफ मुंबई के फुटपाथों पर रहने वाले लोगों ने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। जो लोग पहले अकेले सोते थे वो धीरे धीरे झुंड में सोने लगते हैं। कई लोग पूरी रात जागते रहते थे। कुछ लोगों ने अपने सिर के पास लकड़ी या लोहे की रॉड रखनी शुरू कर दी। शहर की रातें उस दौर में पहली जैसी नहीं रही। हर गुजरती परछाई पर शक होने लगता था, हर भारी पत्थर लोगों को डराने लगता था। ऐसा लगने लगा था कि कातिल कहीं भी हो सकता है और उसका अगला शिकार कोई भी बन सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या ये हत्याएं एक ही आदमी कर रहा था या फिर कोई ऐसा गिरोह था जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। क्या कातिल अपने शिकार को पहले से चुनता था या जो भी अकेला और बेबस उसे दिखाई देता वही उसका निशाना बन जाता। पुलिस के पास सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। इसी बीच एक और सुबह मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन बजता। इस बार जिस जगह से खबर आई उसने जांच की दिशा ही बदल दी, क्योंकि पहली बार पुलिस को घटनास्थल में ऐसा सुराग मिलने वाला था जिसने साबित कर दिया कि स्टोन मैन सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि सचमुच मौजूद था, और वो अभी भी आजाद घूम रहा था। रात के करीब 4 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक और घंटी बजती। खबर वही थी जिसने पिछले कई महीनों से मुंबई पुलिस की नींदें उड़ा रखी थी। एक और लाश मिली थी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। इलाके को घेर लिया जाता है। इस बार अधिकारी पहले से ज्यादा सावधानी बरतते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस बार कोई ऐसा सुराग मिल जाएगा जो सीधे कातिल तक पहुंचा देगा। फॉरेंसिक टीम ने हर छोटे छोटे सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया।
आसपास पड़े पत्थरों की जांच हुई, जमीन पर बने पैरों के निशान देखे गए, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। कोई साफ फिंगरप्रिंट नहीं था, कोई हथियार मौजूद नहीं था, कोई प्रत्यक्षदर्शी यानी कोई चश्मदीदा गवाह मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल हवा की तरह आता था और हवा की तरह ही गायब हो जाता था। फिर पुलिस अधिकारियों ने एक नक्शा बनाना शुरू किया जिसमें हर हत्या की जगह को चिन्हित किया गया। जब सभी घटनाओं को एक साथ देखा गया तो एक पैटर्न सामने आया। लगभग सभी वारदातें देर रात से सुबह के बीच में हुई थी और ज्यादातर उन इलाकों में हुई थी जहां फुटपाथ पर रहने वाले लोग बड़ी संख्या में सोते थे। अब जांच सिर्फ एक हत्या की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सीरियल किलर की भी थी जो हर बार पुलिस से एक कदम आगे चल रहा था। उधर शहर में डर इस कदर फैल चुका था कि कई सामाजिक संस्थाएं रात में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को जगाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने लगती हैं। पुलिस ने भी रात की गश्त बढ़ा दी। कई इलाकों में सादे कपड़ों में जवान तैनात किए गए। कुछ पुलिसकर्मी खुद फुटपाथ पर सोने का नाटक करके कातिल को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कई रातें बीत गई और कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे स्टोनमैन को पहले से ही पता चल जाता था कि पुलिस कहां पर मौजूद है। यही बात जांच अधिकारियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी कि क्या कोई पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था, क्या कातिल उसी इलाके का रहने वाला था, या फिर वो हर वारदात के बाद इतनी तेजी से निकल जाता था कि किसी को उस पर शक ही नहीं होता था। हर नई बैठक में नए अनुमान लगाए जाते थे, लेकिन अगले दिन फिर वही नई हत्या उन सभी अनुमानों को कमजोर कर देती थी। अब मामला सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का नहीं रह गया था, बल्कि मुंबई पुलिस की इज्जत का भी बन चुका था। जांच आगे बढ़ी तो कुछ मनोवैज्ञानिकों की मदद ली गई। अब उनका मानना था कि अगर सभी हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की है तो उसके शिकार चुनने का तरीका किसी मानसिक पैटर्न की ओर इशारा करता है। सभी पीड़ित कमजोर और असुरक्षित थे, किसी ने विरोध करने का मौका तक नहीं पाया था। इससे यह भी अंदाजा लगाया गया कि कातिल जोखिम कम लेना चाहता था और ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो उसके लिए आसान शिकार थे। लेकिन यह सिर्फ एक प्रोफाइल थी, सबूत नहीं था। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन किसी के खिलाफ इतने मजबूत सबूत मिले ही नहीं कि अदालत में मामला टिक सके। अब धीरे धीरे जांच और मुश्किल होती चली गई। हर बीतते दिन के साथ पुरानी यादें धुंधली होती गई, गवाह कम होते चले गए और सुराग लगभग खत्म होने लगे। लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था कि अगर स्टोनमैन एक ही व्यक्ति था तो वो अचानक गायब कैसे हो गया, और अगर वो कभी पकड़ा ही नहीं गया तो क्या उसकी असली पहचान हमेशा के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। यही सवाल आज भी इस केस को भारत के सबसे रहस्यमय अपराधों में शामिल करता है। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कई थ्योरी सामने आई, कई नाम चर्चा में आए, लेकिन किसी भी थ्योरी को निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सका। समय बीतता गया और मामला धीरे धीरे फाइलों में दबता चला गया, लेकिन स्टोनमैन का नाम आज भी भारतीय क्राइम हिस्ट्री में दर्ज है। यह कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं, बल्कि उस दौर की भी है जब तकनीक सीमित थी, जांच के साधन कम थे और एक अनजान अपराधी पूरे महानगर में डर का माहौल बनाकर गायब हो गया था। आज भी जब इस केस का जिक्र होता है तो सबसे बड़ा सवाल वही रहता है, जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं, कि आखिर स्टोनमैन था कौन, और क्या वो सचमुच कभी कानून की नजर में आया भी था, या फिर अपनी पहचान अपने साथ हमेशा के लिए दफना ले गया। ऐसी क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए देखते रहिए एमएटीवी न्यूज़।